अब वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। दिन भर की हर बड़ी खबर अगले आधे घंटे में देखिए। सबसे पहले हेडलाइंस। आशीष कुमार सिंह बताएंगे पाकिस्तान से बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान। पठानकोट हमले पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को दिए सबूत, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए एबीपी न्यूज की पड़ताल से खुलासा। सिर्फ 180 मीटर दूर गाड़ी खड़ी कर एयरबेस में घुसे थे आतंकवादी। बड़ा सवाल, किसने दिखाया रास्ता। गणेश ठाकुर बताएंगे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आतंकी संगठन आईएस ने दी जान से मारने की धमकी। ओवैसी ने कहा शैतानी सोच वाले आईएस से नहीं लगता डर। कुंतल चक्रवर्ती के साथ देखिए ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए टीम इंडिया ने शुरू किया अभ्यास। पर्थ में 20 गज की पिच पर खिलाड़ियों ने किया प्रैक्टिस। मगर आइए देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा पठानकोट हमले पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को दिए गए सबूत, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हम लोग ने पाकिस्तान को कुछ प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है। हम लोग का उनसे कहना है कि आपको ये क्रॉस बॉर्डर आतंकी हमले रोकने हैं। विकास स्वरूप ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीमा पार से आतंकी हमले बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले को लेकर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में नवाज ने भारत की तरफ से दिए गए सबूतों पर कार्रवाई को कहा। पठानकोट हमले पर भारत के जबरदस्त दबाव का असर हुआ है। श्रीलंका से लौटते हुए नवाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें पठानकोट हमले पर चर्चा की गई। बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर खान जंजुआ, विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नवाज ने अधिकारियों से कहा कि भारत से जो भी सबूत मिले हैं उन पर तेजी से काम किया जाए। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर पठानकोट हमले में किसी भी पाकिस्तानी के शामिल होने की पुष्टि हुई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ भी आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं। पठानकोट हमले पर बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। कहा कटली बाढ़ वाले इलाके से नहीं आए आतंकी, नदियों और बरसाती नालों के रास्ते घुसपैठ का जताया शक। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने पठानकोट हमले के बाद सीमा के उन इलाकों का दौरा किया और फिर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि आतंकी बाढ़ वाले इलाकों से नहीं आए। लेकिन गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा में जो भी खामी है उसे तुरंत दूर किया जाए। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले 13 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां बिजली के बाड़ नहीं लगे हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पठानकोट में हमला करने वाले आतंकी ऐसी ही किसी जगह से भारत में घुसे। एबीपी न्यूज की पड़ताल से खुलासा। सिर्फ 180 मीटर दूर खड़ी गाड़ी एयरबेस में घुसे थे आतंकवादी। बड़ा सवाल, किसने बताया रास्ता। आतंकियों ने इस पूरे इलाके की ठीक से रेकी कर रखी थी, क्योंकि अकालगढ़ और इसके आसपास जितने गांव हैं और जितनी सड़कें हैं उसे देखकर कोई भी अनजान आदमी रात को तो क्या दिन में भी इस ठिकाने पर बिना जान पहचान के नहीं पहुंच सकता। ये बात साफ है कि इसमें आतंकियों का मुखबर पहले से कोई भारत में मौजूद था। जीपीएस से इतनी एक्यूरेट लोकेशन, इतनी सही लोकेशन नहीं अंदाजा लगाई जा सकती। यूपी के मुरादाबाद में कोतवाल ने स्टेशन की चेकिंग के नाम पर किया मजाक। अपने घरेलू कुत्ते और नाबालिग बेटे के साथ निकले तलाशी अभियान पर। मुरादाबाद स्टेशन पर थानेदार राजेश वशिष्ठ के साथ घूम रहा ये कोई ट्रेंड कुत्ता नहीं है, बल्कि राजेश वशिष्ठ का घरेलू कुत्ता टॉमी है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब टॉमी चेकिंग के दौरान सामानों को सूंघने के बजाय इधर उधर भागता नजर आया। थानेदार का नाबालिग बेटा भी अपने टॉमी के साथ ही चल रहा था। ये चेकिंग रविवार को की गई थी। इस वाकये पर हंगामा मचने के बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल उठता ये है कि क्या आतंकवाद से ऐसे ही निपटेगी यूपी की पुलिस।
मुंबई हमले के 7 साल बाद भी समुद्री सीमा पर ढीली दिखी सुरक्षा, गश्त लगाने वाली बोटों की हालत भी खस्ता। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि 26/11 हमले के 1 साल बाद यानी 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की सुरक्षा के लिए जो 20 सिलेक्ट बोट मंगवाए थे उनमें से 16 की हालत खस्ता है। हालात यह है कि इन्हें चलाने के लिए मारुति जिप्सी और एम्बेसडर कार जैसे कार्बोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार का इनको बनाने वाली कंपनी के साथ करार खत्म हो गया। यही नहीं, कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि जिन 450 लोगों को मुंबई पुलिस ने समुद्री सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था, उनमें से 230 पुलिसकर्मियों को तैरना ही नहीं आता है। नियुक्तियों में हुई इस लापरवाही की वजह से अगस्त 2010 में गश्ती नौके में बैठे कांस्टेबल रमेश मोरे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने के लिए पैसा नहीं जुटा पाए वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन। अब फिर से होगी होटल दिल्ली जायका की नीलामी। दक्षिण मुंबई की पाकमोडिया स्ट्रीट पर मौजूद यही वो होटल है जिसे पत्रकार एस बालाकृष्णन ने नीलामी में खरीदा था। बोली लगाई गई थी 4 करोड़ 28 लाख रुपए, लेकिन अब बालाकृष्णन कह रहे हैं कि वो सिर्फ 45 लाख रुपए ही जुटा पाए क्योंकि लोगों ने दाऊद के डर से उनकी मदद ही नहीं की। इतने दहशत दाऊद के बारे में उनका मन में है तो कोई कुछ आगे आने के लिए तैयार नहीं। 45 लाख के आसपास में हमारे पास पैसा है। एक सवाल ये भी है कि अगर वाकई में वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदना चाहते थे तो उन्होंने दूसरों के भरोसे इतनी बड़ी रकम की बोली क्यों लगाई? एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आतंकी संगठन आईएस ने दी जान से मारने की धमकी। ओवैसी ने कहा, शैतानी सोच वाले आतंकी संगठन आईएस से नहीं लगता डर। असदुद्दीन ओवैसी ने यह ट्वीट दिखाकर दावा किया है कि आतंकी संगठन आईएस ने उन्हें मारने की धमकी दी है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा भारतीय मुस्लिमों के प्रति अपमान और आईएस का विरोध तुम्हें वहां ले जाएगा जहां अंत से पहले पश्चाताप होगा। एक ट्वीट में लिखा है कि अगर तुम आईएस के बारे में नहीं जानते तो बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो। तू जाना इस दुनिया से कोई बचने वाला नहीं है, मगर इन लोगों से डरना सवाल ही पता नहीं होता। देखिए, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको खत्म करने की जरूरत है। ओवैसी को भेजे गए ट्वीट में आईएस ने भारत में जल्द ही आतंकी हमला करने की बात भी कही है। बीएचपी के साथ बैठक के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, दिसंबर तक शुरू हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जाने की तस्वीरों के सामने आने के बाद अब एक खबर आई है कि इसी साल मंदिर बनाने का काम शुरू भी हो जाएगा। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि देश में राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है, वो भी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद। अयोध्या में राम मंदिर का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में विपक्ष ने स्वामी के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी बताया है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर विवाद। कांग्रेस ने विज्ञापन को बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। केजरीवाल सरकार के इसी विज्ञापन पर विवाद छिड़ गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन चेहरे की जगह उनकी पीठ दिख रही है। कांग्रेस ने कहा कि यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। दरअसल पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार इस विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं मान रही है। वैसे कल हाईकोर्ट को तय करना है कि ऑड इवन स्कीम की जरूरत 15 जनवरी तक है भी या नहीं। आगे अगली खबर में देखिए, आमिर के बाद अब अमिताभ बच्चन बन सकते हैं अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन होंगे भारत के पर्यटन मंत्रालय के अब ब्रांड एम्बेसडर। खासतौर पर इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन होंगे। इससे पहले आमिर खान पिछले 2.5 साल से अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, लेकिन अब अमिताभ बच्चन सहित 3 लोगों के नाम अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के लिए सुझाए गए हैं। लेकिन हमारे सूत्रों ने इस बात की तस्दीक की है कि अमिताभ बच्चन अब अतुल्य भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अमिताभ बच्चन फिलहाल गुजरात टूरिज्म यानी कि गुजरात पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने पुणे में एफटीआई के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
छात्रों ने किया जबरदस्त विरोध। विरोध प्रदर्शन का यह नजारा पुणे के FTII यानी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का है, जहां आज छात्रों ने गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष का पद संभालने से रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया। 7 महीने पहले मई में ही गजेंद्र चौहान को FTII का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन छात्रों के विरोध की वजह से ये पदभार नहीं संभाल पाए थे। FTII के छात्र गजेंद्र चौहान का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हैं और फिल्मों में काम करने का इनका कोई खास तजुर्बा भी नहीं है। इससे पहले FTII के छात्रों ने हड़ताल की थी, जिसमें कई छात्रों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी और गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग की थी, लेकिन सरकार आखिर तक राजी नहीं हुई। यूपी के मुरादाबाद में BSP के सांसद वीर सिंह ने किया DM ऑफिस में हंगामा, पुलिस वालों के साथ भी की धक्का मुक्की। DM ऑफिस में जोर जोर से चिल्लाते हुए ये हैं यूपी के मुरादाबाद से BSP के राज्यसभा सांसद वीर सिंह। पार्टी के नेता छीन कर वोट डालने। दरअसल मुरादाबाद में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही थी और वीर सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता मतदान केंद्रों में घुसकर अपनी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करा रहे हैं। वीर सिंह के बेटे अरुण कुमार BSP की तरफ से यहाँ चुनाव मैदान में हैं। मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने BSP को हरा दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का लंबी बीमारी के बाद निधन। पैतृक गांव बिज बिहारा में किया गया सुपुर्दे खाक। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद बिज बिहारा गांव की, जहां आज शाम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किए गए। इससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद के जनाजे की नमाज हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े राजनेता शामिल हुए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि दी। पिछले 14 दिनों से बीमार चल रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद पिछले साल मार्च में PDP BJP गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर जम्मू कश्मीर में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद बेटी महबूबा मुफ्ती का CM बनना तय। पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी महिला को मिलेगी मुख्यमंत्री की कमान। जम्मू कश्मीर की राजनीति में महबूबा मुफ्ती की पहचान एक कुशल राजनेता के तौर पर होती है। पिछले साल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन में महबूबा की अहम भूमिका मानी जाती है। महबूबा मुफ्ती ने साल 1996 में कांग्रेस के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था और जल्दी ही विपक्ष के नेता भी बन गई। महबूबा ने कांग्रेस से अलग होकर PDP बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। 2009 में महबूबा ने बतौर अध्यक्ष PDP की कमान संभाल ली। 2014 में वो दूसरी बार अनंतनाग से ही सांसद बनी। महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों के प्रति नरम रुख के लिए जानी जाती हैं। वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से सीधी बातचीत की समर्थक भी रही हैं। यूपी के हमीरपुर में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने एक 15 साल की लड़की को जिंदा जलाया, लड़की की मौत। धुंधली की गई ये तस्वीर 15 साल की नाबालिग लड़की की है, जिसे जिंदा जलाकर मार डाला गया। पुलिस के मुताबिक प्यार का प्रस्ताव नहीं मानने पर सिरफिरे आशिक संजय ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त लड़की के मां बाप खेत में थे और लड़की घर पर अकेली थी। इसी दौरान लड़की को अकेली पाकर आरोपी संजय दोस्त के साथ घर में घुस गया। लड़की ने जब शोर मचाया तो केरोसिन छिड़कर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दिल्ली के नेहरू प्लेस में DTC बस ने आयुष मंत्रालय की कर्मचारी को कुचला। पति के साथ दफ्तर जा रही थी महिला। ये तस्वीर चंद्र कोचर नाम की उसी महिला की है, जिसकी DTC की इसी व्हाइट लाइन बस से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। आयुष मंत्रालय में अकाउंटेंट चंद्र कोचर को उनके पति स्कूटी पर दफ्तर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के पास बस ने यूटर्न लेते वक्त स्कूटी को अपने चपेट में ले लिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद DTC बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त में लेकर जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 सुपर। ब्रेक में जाने से पहले इन 3 बड़ी खबरों पर हमने निगाह डाली। पहले कार्रवाई करे पाकिस्तान, फिर होगी बात भारत का बयान। ओवैसी को IS से जान से मारने की धमकी। अमिताभ हो सकते हैं पर्यटन मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर।
और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर का। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए टीम इंडिया ने शुरू किया अभ्यास। पर्थ में 20 गज की पिच पर खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस। 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया। वहां की तेज और बाउंसी पिचों पर खेलने के लिए जी जान से प्रैक्टिस कर रही है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अक्सर तेज और बाउंसी पिचों पर खेलने में दिक्कत होती है, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने पर्थ में प्रैक्टिस के दौरान पिच को 22 गज की जगह 20 गज का कर दिया, ताकि खिलाड़ियों को अपने शॉट चुनने के लिए कम समय मिले और बल्लेबाज कम रिएक्शन टाइम में भी अच्छी शॉट खेल सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार 6 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान धोनी की ये स्पेशल तैयारी ये बताने के लिए काफी है कि इस बार वो नए जोश के साथ सीरीज जीतने की तैयारी में है। अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा ने जीता द पीपल्स चॉइस अवार्ड। ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको में FBI एजेंट एलेक्स के किरदार के लिए द पीपल्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है। जेमी ली कर्टिस, एमा रॉबर्ट जैसी बड़े हस्तियों को पछाड़कर प्रियंका चोपड़ा ने न्यू टीवी सीरीज की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री का अवार्ड अपने नाम कर लिया। प्रियंका ने ट्विटर पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। क्वांटिको अमेरिका का मशहूर टीवी धारावाहिक है। इस शो में प्रियंका के FBI एजेंट के किरदार को खूब सराहा जा रहा है। कल रिलीज होगी महानायक अमिताभ और फरहान अख्तर की फिल्म वजीर। मुंबई में हुई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। मुंबई में फिल्म वजीर की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर अमिताभ बच्चन को छोड़कर फिल्म के बाकी सारे सितारे नजर आए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इसके अलावा जोया अख्तर, अनिल कपूर और कंगना रनौत भी फिल्म देखने पहुंचे। वजीर में फरहान अख्तर और अदिति राव हयद्री मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और जॉन अब्राहम भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म वजीर एक एक्शन थ्रिलर है जिसके प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा हैं और निर्देशन बिजॉय नाम्बियार ने किया है। कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर का नया गाना रिलीज। 12 फरवरी को पर्दे पर उतरेगी फिल्म। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें। फिल्म फितूर का टाइटल सॉन्ग ये फितूर मेरा रिलीज हो गया है। कश्मीर की वादियों में पनपते इश्क की कहानी है फितूर। ये गाना भी कश्मीर की वादियों में ही फिल्माया गया है। कटरीना और आदित्य रॉय कपूर पर फिल्माए गए इस गाने को मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी। फिल्म फितूर का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है, जबकि फिल्म के निर्माता आदित्य रॉय कपूर के भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के दावे से पड़ोसी देशों में हड़कंप। दक्षिण कोरिया और जापान ने संयुक्त राष्ट्र से उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रदर्शन की ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया की हैं, जहां लोग उत्तर कोरिया के कथित हाइड्रोजन बम के परीक्षण से बेहद नाराज हैं। दक्षिण कोरिया और जापान समेत तमाम पड़ोसी देशों ने इसे उकसावे वाला कदम बताया है। कल सुबह हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा कर उत्तरी कोरिया ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि उत्तरी कोरिया के परीक्षण के बाद आए भूकंप के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद इस दावे को शक की नजर से देखा जा रहा है। परमाणु परीक्षण पर नजर रखने वाली नॉर्वे की एजेंसी नॉरसाड ने आंकड़ों के विश्लेषण के बाद कहा कि धमाका 10,000 टन TNT से भी कम था, यानी ये छोटा परमाणु परीक्षण हो सकता है। इस बीच उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने जापान के ओकिनाका द्वीप पर अपना एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है। आइस हॉकी खेलते नजर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने खेल का जमकर लुत्फ उठाया। 11 नंबर की जर्सी, ग्लव्स और हेलमेट पहनकर बर्फ पर हॉकी खेलते ये हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने बुधवार को दक्षिण रूस के सोची में आइस हॉकी खेली। हॉकी खेलने के लिए पुतिन ने बाकायदा वार्म अप भी किया। पुतिन ने एक गोल भी दागा और गोल दागने के बाद फोटोग्राफर के सामने पोज भी किया। 63 साल के पुतिन खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जाने जाते हैं। पुतिन मार्शल आर्ट्स के भी उस्ताद माने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना नया टैबलेट सर्फेस प्रो 4 लॉन्च किया। टैब की कीमत 89,000 से 1,44,000 के बीच। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्फेस प्रो 4 को लॉन्च करते हुए दावा किया है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैबलेट है और सिर्फ एक कीबोर्ड अटैच करने से ये लैपटॉप का भी काम करेगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाला सर्फेस प्रो 4 महज 8.4 मिलीमीटर पतला है। सर्फेस प्रो 4 में 12.3 इंच का टच स्क्रीन है और इसमें
5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा लगाया गया है। इसमें HD क्वालिटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा दी गई है। Pro 4 टैबलेट में इंटेल की 6ठी पीढ़ी के इंटेल कोर M3, i5 और i7 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी तेज है। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि Surface Pro 4 को एक बार चार्ज करने पर ये लगातार 9 घंटे तक काम कर सकता है।